प्यारे विद्यार्थियों व साथियों, यदि मेरी YouTube पर डाली गई वीडियो आपको शिक्षाप्रद या अच्छी लगी हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बाएं हाथ पर ऊपर बने थंब के निशान को दबाकर लाइक करें तथा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें ताकि मैं आगे वीडियो बनाने और YouTube पर डालने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं तथा सीधे हाथ पर लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए आज हम चलते हैं, देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं पर विचार करते हैं। यदि एग्जाम में आपके पास एक प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तब हमें किस तरीके से लिखनी है, हम आज इस पर विचार करते हैं। ये हिंदी साहित्य जगत में ये तो इसका उत्तर इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में हिंदी के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता रहा है। यदि आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बहुत हल्का सा संक्षिप्त जीवन परिचय दे सकते हैं, बहुत संक्षिप्त उनकी उपाधियां, उनकी शिक्षा और परिवार का बहुत हल्का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन आपका फोकस उसकी जो कृतियां हैं और कृतियों में आई हुई पंक्तियां हैं, वो उन पर आपका फोकस ज्यादा रहना चाहिए। तो हम अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियां। इनकी कृतियां दो प्रकार की हैं, एक मौलिक और दूसरी अनुदित। तो जो मौलिक है, आप मौलिक के साथ मौलिक लिख सकते हैं और अनुदित कृतियों के सामने अनुदित कृतियां भी लिख सकते हैं। और उसमें यदि आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे इनकी एक कृति है साकेत, तो एक हल्का सा संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं कि साकेत, पंचवटी, ये जो इनके काव्य हैं ये रामायण पर आधारित हैं। द्वापर है वो महाभारत की घटनाओं पर आधारित है। यदि आप इस झंझट से बचना चाहते हैं और अपने क्वेश्चन को यदि सरल करना चाहते हैं तो आप मौलिक और अनुदित इन दोनों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप सिंपल से उनकी कृतियों पर आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल हमें एग्जाम में कृतियां लिखनी है, जितनी आप कृतियों के नाम लिख सकते हैं उतना अच्छा है। तो इनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर मैं थोड़ा सा चर्चा करती हूँ। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां ये हैं। साकेत, साकेत भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, अनग, पंचवटी, पृथ्वीपुत्र, झंकार, रंग में भंग, किसान, गुरुकुल, विष्णुप्रिया, जयद्रथवध, शकुंतला, कुणाल गीत आदि हैं। तो अब जब आपने अब इनकी रचनाएं देखी, ठीक है, इनकी रचनाओं के बाद हम एकदम सीधे काव्यगत विशेषताओं पर आ जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी वजह से हमारा प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य सौष्ठव का वर्णन कीजिए, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, काव्य सौष्ठव में भी यही आएगा, क्योंकि सौष्ठव में भी दोनों भाव पक्षीय और कला पक्षीय विशेषताएं आ जाती हैं। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यही देना होगा। अब हम जब काव्यगत विशेषताओं की बातें करते हैं तो इसमें हम इसको दो भागों में बांटते हैं क्वेश्चन को। आप चाहें तो ये सिंपल भी लिखते चले जा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट सकते हैं कि एक भाव पक्षीय विशेषताएं और दूसरी कला पक्षीय विशेषताएं। तो ये जो दो तरीके की है, आप ऐसे भी बांट सकते हैं और आप बिना कुछ बांटे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पहले उनकी महत्वपूर्ण जो उनकी विशेषताएं हैं वो आनी जरूर चाहिए। सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय देते हुए उनका उदाहरण दे दीजिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, उसका उत्तर अच्छा बन सकता है। क्योंकि यदि आप उनके उदाहरण देते हैं और उदाहरण से उस विशेषता को साबित करते हैं, तब इस पर आपके अंक अधिक मिलते हैं। मैं भावपक्षीय विशेषताओं पर आती हूँ। भावपक्षीय विशेषताओं ये हृदय से संबंधित होती हैं, अर्थात कवि के हृदय में जो भाव है वो उन्होंने किस किस रूप में व्यक्त किए हैं और वो किन शब्दों में लिखते हैं, हम उन्हीं को हम भावपक्षीय विशेषताएं कहते हैं। देखिए, सबसे पहली इनकी विशेषता है राष्ट्रीय भावना का प्रबल स्वर। गुप्त जी की जो ये है पहली जो विशेषता है, राष्ट्रीय भावना का प्रबल स्वर। इस रचना में इनका जो राष्ट्रीयता का स्वर है
वो सर्वाधिक प्रबल रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी, हम सब जानते हैं कि ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। अतः इन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रता की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया है। ये उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानते जिसके अंदर राष्ट्रता का भाव नहीं है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार और प्रसार किया है। जैसे आइए हम देखते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। तो मतलब इन्होंने इन पंक्तियों में राष्ट्रता का, राष्ट्रीय भावना का स्वर मुखर हुआ है। दूसरी भावना पर हम आते हैं, देश प्रेम की भावना। दूसरी जो भावना है इनके काव्य में, यदि आप देखें तो राष्ट्रता और देश प्रेम भरा पड़ा है। इन्होंने अपने काव्य में अधिकतर देश प्रेम की भावना पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। तो गुप्त जी की जो रचनाएं हैं ये भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अभी नहीं, आज ही नहीं, ये भविष्य में भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। वैसे तो हमारे देश के नेता लोग भी इस मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्र भावनाओं से प्रभावित होकर के अपने कभी कभी अपने व्याख्यानों में उनका जिक्र करते रहे हैं। इनकी महान काव्य रचनाओं ने संपूर्ण राष्ट्र में देशभक्ति का संचार किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद लिखते हैं। आप इनके शब्द देखें तो आप देखते रह जाएंगे। इनके शब्द देखिए देश प्रेम की भावना पर, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में स्वदेश का, अपने स्वदेश अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो देश से प्रेम नहीं करता उसे एक अच्छा नागरिक कहलाने का हक नहीं है। हम वास्तव में ऋणी हैं, हम इस धरती माता के ऋणी हैं जिसने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। हमें उसके प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए और उसकी सच्चे हृदय में, सच्चे शब्दों में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इन्होंने राष्ट्र भूमि का ऋण के वादे तक में भी लिखा है। इन्होंने कहा है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के से उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। आइए अब हम अगली विशेषता पर चलते हैं, गौरवमयी अतीत के इतिहास की महत्ता। गुप्त जी के काव्य की विशेषता है कि उन्होंने अतीत के प्रति अपने काव्य में विशेष प्रेम दिखाया है। उन्हें अपने काव्य में उन्होंने अतीत के बारे में अधिक विशेष प्रेम दिखाया है और ये चाहते हैं कि लोग अतीत से प्रेरणा लें, आगे बढ़े। उनकी अधिकांश रचनाएं भारत के स्वर्णमय अतीत से संबंध रखती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी अतीत के वैभवशाली भारत का चरित्र अपनी कविताओं द्वारा प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये अतीत को इस तरीके से कहते हैं। आप इनके ये देखें तो इन पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। वास्तव में हम अपना भविष्य संवार सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए इनकी पंक्तियां, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम अगले पॉइंट पर आते हैं, अछूतोद्धार की भावना पर जोर। इन्हें मानव समाज के पीड़ित वर्ग से, जो ये मानव समाज है यहाँ पर एक वर्ग पीड़ित भी है, तो जो पीड़ित वर्ग है उससे इन्हें विशेष सहानुभूति तथा प्रेम है, उसी से लगाव भी है। ये उसका उत्थान चाहते हैं। उन्हीं के दैन्य ने उनके हृदय में करुणा का संचार कर दिया, क्योंकि जब इनके पीड़ित वर्ग के प्रति इनके मन में करुणा उभरी तो इन्होंने अपने काव्य में उसे स्थान स्थान पर उस काव्य में उसे जगह दी है। वे लिखते हैं, इन्हें समाज नीच कहता है पर ये भी तो है प्राणी। इन्हें समाज नीच कहता है पर ये भी तो है प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रकृति चित्रण। गुप्त जी के काव्य में यदि आप देखें तो प्रकृति चित्रण भी सरल और सजीव रूप में आया पड़ा हुआ है, छाया पड़ा है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि गुप्त जी
प्रकृति के कवि हैं। ये प्रकृति के कवि नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की कवि है और राष्ट्र कवि हैं। लेकिन जब जब काव्य में जरूरत पड़ी है कि प्रकृति का वर्णन किया जाए, तो ये ऐसे मौकों से भी नहीं चूके हैं। ये प्रकृति के कवि नहीं, फिर भी हम देखिए, आइए पंचवटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पंचवटी एक खंड काव्य है और बड़ा उसमें रमणीय वातावरण का उसका प्रारंभ से ही वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे सुंदर वर्णन पर ही हमें पढ़ने में पाठक को बहुत अच्छा लगता है। वो उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसके अलावा यशोधरा व साकेत जैसी रचनाओं में यत्र तत्र सर्वत्र सुंदर और मनोरम वर्णन देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, गुप्त जी के काव्य में नारी भाव। भाई ये पॉइंट बहुत जरूरी है, मेन है। तो नारी के बिना समाज की कल्पना की नहीं जा सकती, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। नारी की पीड़ा, नारी की वेदना नारी ही समझ सकती है, लेकिन इन्होंने उसका वर्णन, उस पीड़ा का वर्णन बड़ा हृदयग्राही चित्रण अपने काव्य में कर डाला है। किसी अन्य कवि ने इतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया जितना इन्होंने किया है। उनके हृदय में नारी के प्रति अपार सहानुभूति है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वास्तव में ये कविता, ये पंक्तियां इनकी बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई और लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ऐसे जैसे रट गई, याद हो गई, लोगों ने कर डाली। वास्तव में ये जो पंक्तियां थी, ये नारी जीवन की विरह व्यथा को, नारी जीवन के करुण दशा को व्यक्त कर रही थी। युग युग से उपेक्षिता नारियों को कवि ने अपने काव्य में नायिका बनाकर अमर कर दिया है। बहुत सी नायिका ऐसी थी जिस तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के से प्रेरित होकर कि अरे उर्मिले तुम तो वाल्मीकि के द्वारा भी भुला दी गई हो, इस तरीके का जब पढ़ा, तब इन्होंने उर्मिला की व्यथा पर भी बहुत कुछ लिखा। इन्होंने उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया और रत्नावली बहुत नारियां हैं जिनका त्याग और अन्य कवियों की नजरों में उपेक्षित पड़ा रहा, उनका इस ओर ध्यान नहीं किया, जबकि देखा जाए तो उनका त्याग महान था। उर्मिला का विषाद, जो साकेत का मार्मिक प्रसंग कहा जाता है, राम ने, भगवान श्री राम जी ने उनके गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ तक कह डाला, इतनी बड़ी बात कह डाली कि तूने तो सह धर्मचारिणी के भी ऊपर, तूने तो सह धर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म स्थापन किया, भाग्यशालिनी इस भू पर। वास्तव में उर्मिला की सराहना श्री राम जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में की है। यशोधरा में आते हैं, चलिए थोड़ा यशोधरा की तरफ भी चलते हैं। तो यशोधरा में करुणा अवतार गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग को भी इन्होंने वाणी दी है। गौतम बुद्ध का त्याग सब जानते हैं, लेकिन यशोधरा का भी त्याग बहुत ऊंचा है, उसको इन्होंने वाणी दी है। बस वो एक ही मलाल करती है, उसे एक ही मन में कसक है। वो देखिए किस तरीके से कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पद बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गुप्त जी की नारी की अक्षमताओं पर, वो नारी की अक्षमताओं पर बहुत दुख प्रकट करते हैं। नारी को पुरुष से श्रेष्ठ मानते नहीं है। गुप्त जी नारी को पुरुष से श्रेष्ठ मानते नहीं है। एक जगह उन्होंने कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी, एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। इस तरीके से उन्होंने नारी की श्रेष्ठता पर भी जोर दिया है। गुप्त जी ने नारी पर लगाए गए बंधनों का विरोध किया है। नारी पर हम देखा जाए तो उस समय नारी पर बहुत बंधन थे, इन्होंने उनका विरोध किया है। जो गुप्त जी ने जो अत्याचार और शोषण की शिकार नारी है, उनकी दयनीय स्थिति भी बताई है। समाज में पुरुष के तो सब दोष क्षम्य है, क्योंकि पुरुष कोई भी कुछ भी कैसा भी कार्य करे उसके सारे दोषों को माफ कर देता है, लेकिन नारी का
एक भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं है, वो क्षम्य नहीं है। उसका कारण है ये पंचवटी में उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है। ऐसा ऐसा लेखन ऐसा लेखन शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने कहा है कि पुरुष को क्यों, नारी पर उन्होंने पूर्व बंधन जो लगाए हैं औरों ने, तो उन्होंने पंचवटी में बड़ा अच्छी स्पष्ट तरीके से बात कही है कि नारी के गुण क्षम्य क्यों नहीं होते हैं। नर कृत सब शास्त्रों के बंधन। देखिए, आप अर्थों को याद करके यदि इनके दोहे इनकी पंक्तियां याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ता है, अर्थ को समझकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। देखिए, है नरकृत सब शास्त्रों के बंधन है नारी को ही लेकर। नरकृत मनुष्य के ही बनाए हुए, यानी नर, नर में पुरुष, पुरुष लीजिए आप, नरकृत सब शास्त्रों के बंधन, सब बंधन है नारी को ही लेकर, अपने लिए सब सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। इस तरीके से इन्होंने नारी भावना के सभी रूपों का वर्णन किया है। अब आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। साहित्य में लोक मंगल की साधना। साहित्य में जीवन के अनुभवों को सरल, सरस और कलात्मक चित्रण होना चाहिए। लेकिन कुछ कवि लोग इन सबसे दूर हटकर अपनी कविता करते हैं, जो कि वास्तव में अच्छी नहीं है। कुछ लोगों ने तो ऐसा समझ लिया कि कविता खेल है, कविता एक मनोरंजन की चीज है, केवल यह मनोरंजन होना चाहिए। नहीं, मेरी दृष्टि में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी की दृष्टि में भी मनोरंजन को कोई खास वो नहीं लिया गया है। ये कहते हैं कि कविता मनोरंजन का उपकरण न होकर के लोक मंगल की साधना के उच्चतर प्रयोजन से युक्त होकर ही सार्थक है। अर्थात हमारी कविता में जो है लोक मंगल की साधना होनी चाहिए, अर्थात लोक कल्याण होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने अपने लोक मंगल की साधना का उद्देश्य कविताओं का बताया है। अब हम हमारा भाव पक्षीय विशेषताएं हो गई। अब हम दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं, कला पक्षीय विशेषताएं। कला पक्षीय विशेषता क्या होती है? जब कवि अपने भावों को, कवि के अंदर भाव उठता है, एक भावना आती है, उस भावना को वो रस में, छंद में, अलंकारों में किसी भी तरीके से कविता में उसको सजा देता है। जब वो सजा देता है तो उन्हीं को हम कला पक्षीय विशेषता कहते हैं। कला पक्षीय विशेषताओं में चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा जो है उनकी भाषा पर विचार कर लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था, और इन्होंने कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। गुप्त जी की यदि भाषा पर मैं सही रूप में ध्यान दूं तो इनकी भाषा मैंने देखा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। इनकी भाषा बहुत सरल है। इससे सरल भाषा में काव्य लिखा जाना असंभव है। ये सरस है, विषय के अनुकूल है और प्रभावपूर्ण है। भाषा में यही गुण होने चाहिए, और ये सारे गुण इनके अंदर, इनकी भाषा में है। कहीं कहीं आपको मुहावरे और लोकोक्तियां भी देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छा प्रयोग है। कहीं कहीं ऐसा भी हो गया है कि काव्य में, इनके काव्य में कहीं कहीं संस्कृत के क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग होने हो गए हैं। ऐसा भी कहीं कहीं देखने के लिए मिला है। अब हम चलते हैं इनके अगले पॉइंट पर, छंद पर आते हैं। छंद में देखिए इन्होंने दोहा, सोठा, कवि, छप्पे आदि इन छंदों का प्रयोग किया है। अब हम इनके अगले एक पॉइंट पर आते हैं, अलंकार योजना। अलंकार योजना में देखिए क्या है, वास्तव में देखा जाए इन्होंने कोई अलंकार जबरदस्ती ठूस ठूस कर तो उसमें भरे नहीं है। उन्होंने जो स्वाभाविक रूप से अलंकार आ गए हैं वो सारे के सारे अलंकार इनके उसमें लिखे आए हुए हैं। इन्होंने इनके काव्य में जो मुख्यतः अलंकार आए हैं वो है उपमा, रूपक, अनुप्रास, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, यमक, अतिशयोक्ति आदि आदि। तो ये स्वाभाविक रूप से आए हुए अलंकार इनके काव्य में है। देखिए, एक जैसा कि एक मैं उदाहरण पहले ही दे आई हूँ कि पंचवटी का है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें जो था अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छा था। आप इसे यहाँ पर भी हल्का सा लिख सकते हैं, और यदि इसे ना लिखना चाहें तो देखिए ये वाला भी दे सकते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी इसमें भी
इन्होंने साकेत नगरी का वर्णन किया है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है इन्होंने। अब हम इनका अगला अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए कहीं कहीं क्या हुआ है इनके इसमें बहुत स्वाभाविक वर्णन कई बार इनके बन गए हैं। अब हम अंत में एक निष्कर्ष की तरफ से चलते हैं, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि हिंदी साहित्य के निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी ने खड़ी बोली के इतिहास में खड़ी बोली का प्रयोग करके एक सशक्त रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की हैं और अनेकों रचनाएं प्रस्तुत की हैं। साहित्य जगत में उन्हें दग्धा के नाम से संबोधित किया जाता था। दग्धा दग्धा के नाम से ये पहचाने जाते थे। इनकी खड़ी बोली भाषा है जो सरल है, सरस है, सुव्यवस्थित है और परिमार्जित है। भाषा में यदि हम देखें, यदि हम गुण की दृष्टि से बात करते हैं तो इनकी भाषा में ओज तथा प्रसाद गुण भी है। इन्होंने प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति नाट्य तथा पद शैली में काव्य रचना की है। प्रबंध काव्य लिखने में गुप्त जी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। ओके। प्यारे विद्यार्थियों व साथियों, यदि मेरी YouTube पर डाली गई वीडियो आपको शिक्षाप्रद या अच्छी लगी हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बाएं हाथ पर ऊपर बने थंब के निशान को दबाकर लाइक करें तथा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें ताकि मैं आगे वीडियो बनाने और YouTube पर डालने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। तथा सीधे हाथ पर लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।